हेलो बच्चा लोग, इस चैप्टर में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है केपलर्स लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर्स ने प्लैनेट्स के मोशन के रिगार्डिंग 3 लॉज दिए थे। इन लॉज को पढ़ने से पहले हमको इलिप्टिकल शेप के बारे में जानना जरूरी है। तो सर्कुलर शेप कैसा होता है वो सबको पता है, स्क्वायर शेप कैसा होता है सबको पता है, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, ये सारे शेप से सभी बच्चे फैमिलियर होते हैं। यहां पे हमको एक नए शेप के बारे में समझना है जिसको हम इलिप्टिकल शेप कहते हैं। ठीक है, अंडाकार, ठीक, जो कि दिखने में ऐसा होता है। ठीक है ना, पूरा सर्कल होता है, सर्कल को दबा के इस तरह से कर दिया जाए तो वो एलिप्स का फॉर्म ले लेगा। इसमें 2 चीजें ध्यान रखनी है कि ये जो लेंथ होती है बड़ी वाली, इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और ये जो लेंथ है छोटी वाली, इसको कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ठीक, एलिप्स में 2 फोकस पॉइंट होते हैं, एक इधर कहीं होता है, एक यहां कहीं होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं केपलर्स लॉज की। तो सबसे पहले लॉ की अगर बात करें तो केपलर्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है प्लैनेटरी मोशन का कि सन जो है वो किसी एक फोकस पे रहेगा और प्लैनेट्स जो है एक इलिप्टिकल पाथ पे घूमेगा सन के चारों तरफ। मींस सभी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ पे फॉलो करते हैं, मूव करते हैं, और उस इलिप्टिकल पाथ के किसी एक फोकस पे सन होगा। ठीक, दूसरा उसने ये कहा लॉ केपलर्स में कि प्लैनेट जो है इक्वल टाइम इंटरवल में, मान लेते हैं टी टाइम में प्लैनेट यहां से यहां पहुंच गया इन टाइम टी, तो कितना एरिया स्वीप आउट किया इसने, इतना है ना, इसको एरिया A1 मान लेते हैं। यही प्लैनेट जब सन के नजदीक आ गया तो उतने ही देर में इसने लगभग इतना एरिया स्वीप आउट किया, इसको नाम दे देते हैं हम एरिया 2। तो सेकेंड लॉ उसका कहता है कि ये जो एरिया स्वीप आउट होंगे सेम टाइम इंटरवल में, वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तीसरा लॉ उसका कहता है कि जो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, तो उसका स्क्वायर, और सेमी मेजर एक्सिस इसको हम ए से इंडिकेट करते हैं, इसका क्यूब, ये आपस में प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो टी स्क्वायर बाई ए क्यूब रेशियो जो है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। ठीक है, तो ये 3 लॉज हैं केपलर्स के फॉर प्लैनेटरी मोशन। पहला क्या हो गया कि प्लैनेट्स सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ पे फॉलो करेंगे, मूव करेंगे। दूसरा, सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया स्वीप आउट करेंगे। और तीसरा, टाइम पीरियड का स्क्वायर, सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा इंपॉर्टेंट लॉ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसको जानते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास हो गया m1, एक का मास हो गया m2, और अगर इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ध्यान देना है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस
है ना, वो अगर आर हमने मान लिया तो ग्रेविटेशन लॉ ये कहता है कि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। मतलब M2 M1 पे अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और M1 M2 पे अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये लॉ ये भी कहता है कि ये दोनों मासेस जो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हैं। ठीक, फिगर से दिख ही रहा होगा कि दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपोजिट है। मींस ग्रेविटेशनल लॉ जो है यूनिवर्सल, वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ठीक, अब इस लॉ में एक्चुअल में है क्या चीज? तो ये लॉ ये कहता है कि बॉस ये जो फोर्स लगता है, तो चूंकि दोनों फोर्स बराबर है इसलिए किसी एक फोर्स के बारे में अगर बात करें, मतलब या तो M1 पे M2 के कारण या M2 पे M1 के कारण, ये फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके किसके? तो मास के प्रोडक्ट के, दोनों ऑब्जेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक, तो अगर दोनों को हम एक साथ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है M1 M2 बाई आर स्क्वायर के। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो कैपिटल G जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है ग्रेविटेशन का, वो यहां अपीयर हो जाता है। ठीक, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 इनवर्स 11 और इसकी यूनिट क्या होती है तो चाहे तो हम निकाल सकते हैं यहीं से। यहां से G क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा फोर्स इंटू आर स्क्वायर और नीचे M1 इंटू M2 आ जाएगा, है ना। तो फोर्स का यूनिट हुआ न्यूटन, आर स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर और नीचे 2 बार केजी है, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2 लिख सकते हैं। तो वैल्यू हो जाएगी कैपिटल जी की 6.67 इंटू 10 इनवर्स 11 और यूनिट हो जाएगी ये। ठीक, यहीं से एक इंपॉर्टेंट बात ये पढ़ेंगे हम लोग जो लगभग शुरुआती स्टेज में हर स्टूडेंट को परेशान करता है, एक्सेलरेशन निकालना। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको न्यूटन के सेकेंड लॉ की जरूरत पड़ती है। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जिसका मास है m, अगर इस पे F फोर्स अप्लाई करें तब अप्लाइड फोर्स के ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होगा जो बराबर होगा किसके? फोर्स बाय मास रेशियो के, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है F इज इक्वल्स टू ma होता है न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो A क्या हो जाएगा? फोर्स बाय मास हो जाएगा, है ना। तो यही कंसेप्ट हम यहां लगाएंगे। तो फिगर एक बार फिर ड्रॉ कर लेते हैं। ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। M1 पे भी इस तरफ फोर्स का अमाउंट F, इस पे फोर्स का अमाउंट इस तरफ F, है ना। तो इस मास में इस फोर्स के कारण कितना एक्सेलरेशन, इस मास में इस फोर्स के कारण कितना एक्सेलरेशन, कैसे पता चलेगा? तो क्या करना था, फोर्स को मास से डिवाइड कर देना है। तो इस पे लगने वाला फोर्स F, इसका अपना मास कितना M1, इस पे लगने वाला फोर्स कितना F, इसका मास कितना M2। तो यहां ध्यान क्या रखना है, जिसका एक्सेलरेशन निकालेंगे उसी के मास से डिवाइड करना है फोर्स को, जिसका एक्सेलरेशन निकालेंगे उसी के मास से डिवाइड करना है। ठीक है, क्लियर है, ये ध्यान रखना है बात। तो अब F की वैल्यू क्या थी? F की वैल्यू यहां से G M1 M2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1, यहां भी फोर्स की वैल्यू तो वही रहेगी G M1 M2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई
m2 है ना, क्या कट रहा है, तो यहां पे m1 कट जाएगा, यहां पे m2 कट जाएगा, तो क्या हो गया ये g m2 बाई आर स्क्वायर, यहां पे g m1 बाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल गया। ठीक, तो ध्यान दो बातें रखनी है। पहली बात ये कि एक्सेलरेशन जब भी प्रोड्यूस होगा वो फोर्स के ही डायरेक्शन में होगा। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ, इसलिए इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो भी इसी तरफ। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ, इसलिए इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो भी इसी तरफ। तो ये एक बात एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की। और दूसरा बात क्या ध्यान रखना है इस फॉर्मूला को अप्लाई करते समय कि जिसका एक्सेलरेशन निकालेंगे उसी के मास से डिवाइड करना है। जिसका एक्सेलरेशन निकालेंगे उसी के मास से डिवाइड करना है। ठीक है, क्लियर है। इसकी भी यूनिट वही होगी जो एक्सेलरेशन की होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, क्लियर है यहां तक की बात। तो अगर यहां तक की बात क्लियर है तो अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है कंसेप्ट, उसको हम डिराइव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम अलग से दूसरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर अभी पढ़ाए हुए टॉपिक्स में किसी में भी कोई डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9179979001 पे कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और इस टॉपिक का हैंड रिटेन कलरफुल नोट्स है मेरे पास, उसकी पीडीएफ भी अगर चाहिए तो मुझे मेरे सेम व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। नंबर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, नंबर है 9179979001। ठीक है, चलो बच्चा लोग, बाय बाय।